बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक। वैसे तो जो है वो हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट ही लेक्चर बनता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसरार किया या आप लोगों को एक्सरसाइज की में भी रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो फिर हम एक या दो लेक्चर जो है वो और बना लेंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें हम एक्सरसाइज का तमाम सॉल्यूशंस और तमाम उसके टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस। तो सबसे पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट आर दी डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, हम इनको क्यों स्टडी करते हैं, और फिर हमारे पास इनके फ़ायदे और इनके नुकसानात क्या क्या है या इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले वर्ड डायमेंशन की तरफ। डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा कि ऑलरेडी फ़िज़िक्स में भी जो हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस। ये क्या होती हैं, व्हाट इज़ 2 डायमेंशन एंड व्हाट इज़ 3 डायमेंशंस। तो जब आपके पास कोई एक प्लेन होती है, मसलन आपने एक रजिस्टर के ऊपर एक शीट चढ़ानी है, तो आपको देखना होगा कि आपको कितनी लंबी और कितनी चौड़ी शीट चाहिए। तो ये जो शीट की मेजरमेंट्स हैं वो दो बेसिक क्वांटिटीज़ से या दो बेसिक चीज़ों से एक्सप्रेस की जा रही है, और वो है हमारे पास लेंथ और विड्थ। तो दीज आर दी 2 डायमेंशन या दीज आर दी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिनसे आपकी जो शीट की मेजरमेंट है वो मालूम हो रही है। इसी तरह जब आपने एक डब्बे को रैप करना होगा तो तब आपको देखना होगा कि डब्बे की लंबाई कितनी है, डब्बे की चौड़ाई कितनी है और डब्बे की साथ साथ ऊंचाई कितनी है। ये तीनों चीज़ें आप माइंड में रखते हुए उसको रैप करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी अब जो आपके पास मेजरमेंट हो रही है, जो आपके पास डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी मेजर में आपको 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें शामिल है लंबाई, चौड़ाई और साथ साथ ऊंचाई भी। तो इसका मतलब है कि अब जो हमारी मेजरमेंट्स हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें होती हैं डायमेंशंस। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल से समझने की कोशिश करें तो हमने कहा था कि हर चीज़ की कोई ना कोई फाउंडेशन होती है, हर चीज़ के कोई ना कोई बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जितना भी हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर है या जितने भी इंग्लिश के अल्फाज और जुमले हैं वो बेसिक 26 लेटर्स से मिल के बनते हैं, और ये जो 26 लेटर्स हैं इनको हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इन 26 लेटर्स से मिलके बनेंगी। तो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ इंग्लिश। तो इसी तरह जब हम यूनिट्स की डायमेंशंस की बात करेंगे तो हम ये देखना चाहेंगे कि तमाम की तमाम यूनिट्स कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स से मिलके बन रही हैं, और वो जो चीज़ होगी वो हमारे पास होंगी डायमेंशंस। तो हमने पढ़ा था कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो मिल के सारी यूनिट्स बना देती हैं, या बेस यूनिट्स जो हैं वो मिल के बाकी तमाम यूनिट्स फॉर्म कर लेती हैं। या हमने ये भी स्टडी किया था कि बेस यूनिट्स जो हैं ये सारी यूनिट्स की ABC हैं, जो आपने समझने के लिए एक टर्म यूज़ की थी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि डायमेंशंस जो हैं वो बेस यूनिट्स ही सारी यूनिट्स की डायमेंशंस हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूनिट मीटर। आपको पता है कि मीटर जो बेस क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करता है वो है लेंथ, तो इस वजह से डायमेंशनल एक्सप्रेशन में हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में L लिख देंगे। सेकंड अगर बात की जाए तो वो हमारे पास है किलोग्राम। किलोग्राम रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, और इसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में M। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है या जो बेस यूनिट है वो हमारे पास है सेकंड, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम की क्वांटिटी को, और इसको डायमेंशनल एक्सप्रेशन देने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में T यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है केल्विन। केल्विन जो है ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ होती है, और इसका डायमेंशनल एक्सप्रेशन हम कैपिटल T नहीं कर सकते, तो हम जो है वो कैपिटल K को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, या कुछ बुक्स जो हैं वो थीटा को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के डायमेंशनल एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है यानी करंट है, इसकी यूनिट एम्पेयर होती है। तो एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट, और करंट को डायमेंशनल एक्सप्रेशन देने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में A यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है मेजरमेंट के लिए मोल। मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, क्योंकि ये एक काउंटिंग है, ये एक नंबर है, तो इस वजह से इसको स्क्वायर ब्रैकेट में n से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगहों पे जैसे ख़ास तौर पे आपने 10th की केमिस्ट्री में देखा होगा कि वहाँ पे आप जब रेट कांस्टेंट जो रिएक्शन का कैलकुलेट करते थे उसमें मोल को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है कैंडेला। कैंडेला जो है ये लूमिनस इंटेंसिटी या हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं यूनिट। और ये जो है हमारे पास इसको डायमेंशनल एक्सप्रेशन देने के लिए हमारे पास जो मेथड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है जे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने ये देखना है कि ये जो यूनिट्स हैं इनको स्टडी करने के हमारे पास फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है डायमेंशंस की, हम क्यों डायमेंशंस को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो डायमेंशंस हैं इनको स्टडी करने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी हो, हम उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए हमें बेसिक मेजरमेंट्स कौन सी करनी पड़ेंगी, उनके बारे में पता लगता है। तो मिसाल हम आगे चल के देख लेते हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास कि अगर हमारे पास फार्मूला में कोई अननोन टर्म आ जाए जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें मौजूद बेसिक इन्वॉल्वमेंट्स जो है बेसिक यूनिट्स की, वो कौन कौन सी है, तो ये भी हम डायमेंशनल एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, या अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे पास कोई एक स्ट्रेंज सा फार्मूला आ गया जिससे हम पहले फेमिलियर नहीं थे, वो फार्मूला ठीक भी है या नहीं। हम अगर इसे पढ़ेंगे तो हमारा टाइम तो ज़ाया नहीं होगा। तो ये चीज़ स्टडी करने के लिए हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास कि हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके न्यू फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पहली एग्जांपल की तरफ, जिसमें है हमारे पास कि बेसिक क्वांटिटीज़ जो है या बेसिक मेजरमेंट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं फोर्स की। आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला होता है ma, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। तो अगर हम मैस या बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखें तो मैस की यूनिट होती है kg, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास मानिएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg रिप्रेजेंट करता है मैस को, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो हमारे पास बन गया mlt-2। यानी अगर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं तीन, वो है मैस, लेंथ और टाइम। हम मैस और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ सकता है फोर्स। अब अच्छी बात यह है कि आपके पास डायमेंशंस वो साथ की साथ यूज़ नहीं होंगी, बल्कि फ़र्स्ट ईयर में आपकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सिर्फ उनमें 3 से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी, जो कि है मैस, लेंथ और टाइम। तो इस वजह से जितनी भी बेसिक क्वांटिटीज़ हम निकालेंगे उनमें से इन्हीं तीन में से कोई ना कोई आ रही होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्क की। तो वर्क का फार्मूला होता है F/D, इसकी यूनिट होती है जूल। अब अगर हम इसको बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखें तो फोर्स जो है इसकी बेस यूनिट्स की फॉर्म में हमने देखा था यूनिट क्या थी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए मीटर, तो बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। kg स्टैंड्स फॉर मैस, मीटर स्टैंड फॉर लेंथ, सेकेंड स्टैंड फॉर टाइम। तो हमारे पास बन गया ml²t-2। तो इसमें भी हमारे पास मैथ, लेंथ और टाइम है, लेकिन अब इनकी रेशियो डिफरेंट है कि मैथ्स 1 टाइम है, लेंथ 2 टाइम है और टाइम 2 टाइम है, लेकिन डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनर्जी। एनर्जी फ़िलहाल हम यहाँ पे समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, लेकिन हम क्योंकि बेस क्वांटिटीज़ या बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैस की जगह लिख देते हैं kg, वेलोसिटी की जगह लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर भी डाल दिया, जो डिवाइडेड बाई 2 है। 2 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखा। अब kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसको ओपन कर लिया, और फिर kg स्टैंड फॉर मैस, मीटर स्टैंड फॉर लेंथ, सेकेंड स्टैंड फॉर टाइम, तो हमारे पास बन जाएगा ml²t-2। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हो गई कि हमारे पास कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं। और अब अगर आप यहाँ से देखें तो एनर्जी और वर्क, इनकी डायमेंशन सेम है।
तो इसका मतलब है ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ये कोई दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ फार्मूलाज चेंज है, चीज़ एक ही है। और वैसे भी आपने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें अल्टीमेटली वर्क डन ही कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास कि हम अननोन जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, जो कि है F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर, वेयर F इज़ फोर्स, G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज़ मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो हमें पता है कि फ़ोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, जी के बारे में हमें नहीं पता, तो इसको हमने ग्रीन हाईलाइट कर दिया कि हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और मास ऑफ अर्थ kg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट kg, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स मीटर स्क्वायर। अब हम जो न्यूटन है इसकी बेस यूनिट की टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाकी सारी इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। अब हमने g को कैलकुलेट करना है, तो ये जो ग्रीन सा है इसको हमने एक साइड पे करना है, बाकी सारा दूसरी साइड ले जाना है। तो मीटर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों kgs दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg। तो kg और kg कैंसिल हो जाएंगे, जबकि मीटर और मीटर मिलके मीटर क्यूब बना देंगे। तो इस वजह से हमारे पास बन जाएगा kg -1 मीटर पावर 3 सेकंड पावर -2, और हमें पता है कि kg स्टैंड फॉर मास, और जो हमारे पास मीटर है वो स्टैंड फॉर लेंथ, और हमारे पास जो टाइम है वो है स्टैंड फॉर सेकंड स्टैंड फॉर टाइम। तो हमारे पास बन गया m पावर -1 l पावर 3 t पावर -2, और हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें भी मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनकी रेशो डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास एक और हम इसी से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वो है ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स बेसिकली जब आप एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी तेज़ी से चल रही हो, आप हाथ गाड़ी से बाहर निकालें तो आपको हाथ पे एक अपोजिंग फोर्स फील होगी। ये जो फोर्स है ये कहलाती है ड्रैग फोर्स। अब इस ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें ईटा जो है ये हमारे लिए एक अननोन चीज़ है, जो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। हम देखना चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमने अगेन यही किया कि फोर्स की बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिख लिया, kg ms-2। ईटा हमने कैलकुलेट करना था, इसे हमने हाईलाइट कर दिया, और 6 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दीज आर दी नंबर्स। आगे रेडियस की यूनिट मीटर और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। अब हमने मीटर इंटू मीटर पर सेकंड को डिवाइड करके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को सेपरेट कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर पर सेकंड। अब मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और जब m जो है वो ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, और s जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट होगा, तो -2 +1 हो जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बचेगा kg m-1 s पावर -2, और सॉरी -2 +1 जो कि बनेगा -1, और हमारे पास जो बनेगा लास्ट, इसको अगर हम डायमेंशनल एक्सप्रेशन देना चाहें तो वो हमारे पास बन जाएगा kg m-1 s-1, और इसको अगर हम डायमेंशनल एक्सप्रेशन दे दें तो डायमेंशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास आ जाएगा m पावर 1 l पावर -1 t पावर -1, यानी इसमें भी मैथ्स, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैथ्स न्यूमरेटर में होगा, लेंथ और टाइम जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस करना, या ये देखना कि फार्मूला ठीक भी है या नहीं। तो उसमें हम एक फार्मूला ले लेते हैं, v इज़ इक्वल टू √f/m। ये हमारे पास एक अननोन सा फार्मूला है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ली। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है v यानी वेलोसिटी, तो हमारे पास ये हो गया, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन होगी इसकी LT-1। अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले है फोर्स और मैस। फोर्स ये हमने लिख दिया kg ms-2, और हमारे पास मैस की जगह आ गया kg। ऑब्वियसली kg और kg कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ms पावर -2। अब अंडर रूट जो होता है ये बेसिकली 1/2 की पावर को रिप्रेजेंट करता है,
तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा L पावर 1/2 और T रेज़ टू पावर -1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो LT -1 है, राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास है L पावर 1/2 T पावर -1। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल नहीं हैं, इस वजह से ये जो इक्वेशंस होगी ये हमारे पास करेक्ट नहीं होगी। अब हम एक और फार्मूला ले लेते हैं, वो है हमारे पास v = √f × L/m। अब अगर इसके बारे में ज़िक्र किया जाए तो हम देखते हैं कि ये जो है लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो हमारे पास है v एज़ प्रीवियस, तो v की मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड की डायमेंशन बन जाएगी LT-1। राइट हैंड साइड पे देखें तो अगेन फोर्स की जगह kg/-2 यूज़ करना है, लेंथ की जगह मीटर यूज़ करना है और मैस की जगह kg यूज़ करना है। तो हमारे पास kg कैंसिल आउट हो जाएंगे और मैस जो मीटर हैं दो ये मिलके स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा √m²s⁻²। और इसमें जब हम अंडर की जगह 1/2 यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L⁻1 और T⁻⁻1। अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि अब जो हमने फार्मूला डिस्कस किया है वो फार्मूला हमारे पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम इसके थ्रू नए फार्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं। नए फार्मूला की डेरिवेशन अगर हम करना चाहें तो हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम का टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड की हम मेजरमेंट्स करना चाह रहे हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा। तो हम तमाम बेसिक वो चीज़ें जिन पे टाइम पीरियड पॉसिबली डिपेंड कर सकता है वो नोट डाउन कर लेते हैं। और हमें नहीं पता कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इस वजह से इन क्वांटिटीज़ को हम एक अननोन पावर दे देते हैं और वो पावर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर पावर पॉजिटिव 1 आई तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, नेगेटिव आई तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी, अगर -2 आया तो इसका मतलब है वो इन्वर्स के लॉ को वे कर रहा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि लेट्स सपोज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी T इज़ प्रोपोर्शनल टू L⁻⁴। इसी तरह मैस ऑफ बॉब पे भी डिपेंड कर सकता है, तो हमने कह दिया T इज़ प्रोपोर्शनल टू m⁻⁵ इसी तरह हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये एंगल यानी आपके पास मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंस हो सकती है, तो हमने लिख दिया T इज़ प्रोपोर्शनल टू θ⁻⁴। और ये ग्रेविटी पे भी डिपेंडेंस हो सकता है, तो उसके लिए हमने कर दिया T इज़ प्रोपोर्शनल टू g⁻D। अब हम क्या करते हैं कि हम इन सारी इक्वेशंस को चारों की चारों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि हम जो चीज़ें कई बार हैं उनको भी एक बार लिख लें और जो चीज़ें एक एक बार हैं उनको भी अपनी अपनी प्लेस पे यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जहाँ पे वो अपीयर हो रही हैं एक एक बार लिख लें। तो हमारे पास बन जाएगा T इज़ प्रोपोर्शनल टू L⁻⁴, m⁻⁵, θ⁻⁴ एंड g⁻D। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया जाता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास बन जाएगा T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट L⁻⁴, m⁻⁵, θ⁻⁴ एंड g⁻D। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है, इसको हम ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं कि जब भी कोई वैल्यूज़ हमारे पास मिलेंगी तो हमने इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका डायमेंशनल जो है वो ओवरव्यू करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे कोई मैस इन्वॉल्व नहीं है, तो m⁻�0। कोई लेंथ भी इन्वॉल्व नहीं है, L⁻⁴। सिर्फ और सिर्फ टाइम इन्वॉल्व है, तो T⁻⁴ इक्वल एज इट इज़, कांस्टेंट एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ पेंडुलम, डायमेंशन बनेगी लेंथ और पावर एज इट इज़ A। नेक्स्ट है मैस ऑफ बॉब जो कि रिप्रेजेंट करेगा मैस को और पावर इसकी B। थीटा इसका फार्मूला जो हमने 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा था L इज़ इक्वल टू R थीटा। तो थीटा इज़ इक्वल टू L/R हो जाता है। L की यूनिट भी मीटर है, R की यूनिट भी मीटर है, दोनों लेंथ्स हैं, तो L - 1 हो गया और इसकी पावर हो गई C। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी डायमेंशन होती है LT-2 क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी D। अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड्स पे, क्योंकि फार्मूला जो हम ड्राइव करेंगे ऑब्वियसली वो ठीक ही ड्राइव करना चाहेंगे,
तो ठीक फार्मूला होने के लिए हम थर्ड जो हमने इसके पढ़ा था कि दोनों साइड पे डायमेंशंस एक जितनी होनी चाहिए या एक जैसी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो हम दोनों साइड पे कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं टी को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे टी की पावर 1 है, राइट हैंड साइड पे टी की पावर -2d है। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख लेंगे -2d इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d इज़ इक्वल टू -1/2। अब हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे मैसेस को दोनों साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैथ्स की पावर 0 है, राइट हैंड साइड पे मैथ्स की पावर b है। तो हमारे पास आ जाएगा b इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास लेंथ को हमने डिस्कस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेंथ को देखा जाए तो उसकी पावर है 0। राइट हैंड साइड में लेंथ की पावर a भी है, लेंथ की पावर c भी है और -c भी है और लेंथ की पावर d भी है। तो a प्लस c माइनस c प्लस d इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें c और c कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि c वैनिश हो रहा है तो c की वैल्यू 0 हम कंसिडर कर लेंगे। और बाकी अगर देखें तो a जो है वो -d के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास जब d की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a इज़ इक्वल टू +1/2। अब हम a b c और d की वैल्यूज़ हम उस ग्रीन इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट l रेज़्ड टू पावर a, m रेज़्ड टू पावर 0, थीटा रेज़्ड टू पावर 0, g रेज़्ड टू पावर -1/2। इसका मतलब हुआ कि मैस और एंगल पे डिपेंडेंस नहीं होती। वैसे भी हमने 10th में पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ बॉब। तो हमारे पास बन गया t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर 1/2, g रेज़्ड टू पावर -1/2। -1/2 को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और आपको पता है कि 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। तो हमारे पास बन गया t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट l/g। आपको याद होगा कि 10th में जो आपने पेंडुलम का फार्मूला पढ़ा था वो था t इज़ इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g, where 2π is the constant, its value is 2 into 3.14 which is equal to 6.28। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हैं लिमिटेशंस इसकी, कि हमारे पास जो डायमेंशन एनालिसिस है इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और वो ये है कि अगर हमारे पास कोई डायमेंशन लेस एंटिटी आ जाए, मिसाल के तौर पे स्ट्रेन जो होता है वो होता है हमारे पास, अगर हम एक चीज़ को खींच के लंबा करें तो उसकी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये एक डायमेंशनलेस चीज़ है। इसको डायमेंशनल एनालिसिस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सेकंड, कि अगर हम अभी पीछे टाइम पीरियड वाली एग्जांपल है जिसमें हमारे पास आ रहा था t इज़ इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g, इसमें जो 2π था ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के कांस्टेंट की वैल्यू 6.28 या तो 2 इंटू 3.14 ही क्यों हो, ये चीज़ हम इनसे नहीं बता सकते। तो इस वजह से जो डायमेंशंस हैं ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कुछ जगह ये नहीं भी यूज़ होंगे क्योंकि वहाँ पे डायमेंशंस नहीं होंगी। तो हमारे पास ये था आज का बेसिक टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पास डिफरेंट टर्म्स हैं बाकी, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, आप कोशिश कीजिएगा कि इन सब की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लें। और आगे भी अपनी ये आदत बनाएं कि जब भी आप एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे तो आप वैसे तो डिफ़ाइन करते हैं, डेफिनेशन उसकी बताते हैं, फार्मूला बताते हैं, यूनिट बताते हैं और ये बताते हैं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। साथ ही आप उसकी यूनिट्स में वाले जो पोर्शन है उसमें आप इसकी डायमेंशंस भी एक्सप्रेस करना अपनी आदत बना लें, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज़ को डायमेंशन वाइज देखने की आदत हो जाएगी। तो हमारा आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। आपको अगर लेक्चर में कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो लाजमी अपना फ़ीडबैक दिया करें ताकि मैं उन चीज़ों को ओवरकम कर सकूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।